हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज दूसरा सेट CHSL का जो चलाया जा रहा है उसका सॉल्यूशन है। कितने बच्चे जो सेट नहीं लगाते हैं उनसे भी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि दो सेट का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। अगर जो भी क्लास अभी करते होंगे तो इन दोनों सेटों का सॉल्यूशन देखेंगे तो ये अंदाजा हो जाएगा कि जो आपको क्लास में करवाया जा रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं सेट लगाने इसलिए बोलता हूं कि आपको ये अवगत हो जाए कि जो आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके मिलता है कि नहीं। क्योंकि मैं कह रखा हूं कि जो पढ़ाऊंगा वो हूबहू मैच करेंगे, यानी कि उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि आपको एग्जाम पूछता है, या जितना पूछता है वो तमाम चीज़ों आपको पैकेज में हूबहू मिलेंगे। कुछ डिजिट के चेंज भले ही मिलेंगे। तो मैं सॉल्यूशन देख रहा हूं पहला क्वेश्चन का। सवाल थोड़ा ये पहला सवाल 26 को अभी देखेंगे, उसके बाद 27 देखेंगे। 26 कह रहा है किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे करके 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन करके 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है तो मैं पूरा दिखाता हूं। ये 10 पुरुष 8 दिन प्रतिदिन 8 घंटे 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे करके 8 घंटे प्रतिदिन करके 30 दिन में करते हैं। ये आपका वर्क है। इसी वर्क को कौन कर रहे हैं? इसी वर्क को 12 पुरुष जो कि 4 घंटे प्रतिदिन करके करते हैं, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 1 दिन में पूरा करेंगे। काटिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि बच्चों का 48, 8 6 48, 6 बार में कट जाएगा, और 6 5 30, 10 5 50, यानी कि x का वैल्यू 50 दिन आपको आता होगा। आंसर बी आ जाता होगा इसमें। ठीक है, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। मैं एक काम करता हूं, ये आंसर इसका बी होगा, सब लोग जानते हैं 26 का बी। मैं अगला प्रश्न बताता हूं, चूंकि ये इसके लिए स्पेस, अच्छा मैं ये रहने देता हूं, बल्कि मैं इसको बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को। ये 26 का सॉल्यूशन हुआ। अब आपका 27 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन। ये 26 का है सॉल्यूशन। अगर आप नोट कर लें तो 26 नंबर के बाद 27 देखिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर आप देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 है तो उसका क्षेत्रफल कितना है? ये बहुत आसान है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 चौक 16, यानी कि 4√3। आपको 4√3 आंसर हो जाएगा डॉग। ठीक है, आंसर हो जाएगा डॉग। कहने का मतलब है कि ये सिंपल सवाल ये दोनों थे। अगर आप नोट कर लेंगे तो मैं इसको या पॉज करके आप नोट करिए, मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। सवाल 27 के बाद 28 देखिएगा। 28 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक समान लंबाई वाले चौड़ाई वाले एक रिबन किसी जिसकी लंबाई L है, रिबन की लंबाई L है, और एक लंबवृत्तीय बेलन पर पूर्ण रूप से कवर करने के लिए लपेटा जाता है। यदि बेलन की आधार की परिधि C है तो बेलन पर रिबन की निम्न में से कितनी बार लपेटी जाएगी? देखो भाई साहब, आधार की परिधि मतलब कि एक बार लपेटा, आधार की परिधि एक बार ये लपेटा जा रहा है, तो C परिधि मतलब कि परिधि मतलब यही ना आपका, परिधि जो होगा सो आधार पर एक बार जो लपेटा जा रहा होगा वो होगा। तो आधार की परिधि C, यानी कि C लंबाई का मतलब C लंबाई जो होगा, C लंबाई का रिबन होगा तो एक बार लपेटा जाएगा, एक बार लपेटा। तो भाई बताइए कि अगर L लंबाई की रिबन होगी तो कितना बार लपेटा जाएगा? L/C बार लपेटा जाएगा। ये L/C बार लपेटा जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बॉल। L/C बार लपेटा जाएगा। मुझे लगता है कि समझ में ये आया होगा। और अगला मैं देख रहा हूं, समझ रहे हैं बात को? ये वैसे नहीं सोचेंगे 2πr फलाना चलाना, सीधा समझना है कि C लंबाई का एक बार, मान लो मैं रिबन ये ले रहा हूं ग्रीन कलर से, एक बार लपेटा जा रहा है ऐसा। C लंबाई का, C लंबाई है तो एक बार लपेटा जा रहा है। तो भाई L लंबाई है तो कितना बार इस पर लपेटा जाएगा? ऐसे ऐसे कितना बार L लंबाई का लपेटा जाएगा? तो L लंबाई का लपेटा जाएगा इस पर आपको L/C बार। आगे देखते हैं। एक अगला सवाल है, कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए
और 1:1 हो जाए। कहने का मतलब मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 है। यदि 4 लीटर पानी मिला देते हैं, 4 लीटर पानी ऐड किया जाएगा, 4 लीटर, तो अनुपात हो जाएगा 1:1। भाई मैं बैलेंसिंग बताया था कि अगर पानी जोड़ेगा तो क्या बैलेंस करेंगे, मिल्क को बैलेंस करेंगे, यानी कि 4:1 यहाँ मिल्क है तो यहाँ पर भी आपको 4 मिल्क होना चाहिए, यानी 4 से गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4। आप देख पा रहे होगे कि आपको यहाँ पर 4 नहीं 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कितना है, 3 लीटर मिलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि वो सॉरी यहाँ पर 3 है, 4:3 यहाँ पर है, मैं गलत लिख रखा था, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 4:3 होगा। लेकिन मेरा मिल्क का जो मिल्क और वाटर है तो वाटर का अनुपात 4:3 हुआ। आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 जोड़ा जा रहा है, 1 और 1 बराबर है, सो यहाँ 4 लीटर है। मुझे निकालना है टोटल शुरुआत में मिल्क, यानी 4 बराबर मिल्क होगा। मिल्क बराबर कितना होगा, 4 का 16 लीटर। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अगर आप समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दो एक ही सेट में है, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के बजाय मैं आपको इसको नोट करने के लिए पॉज करके आप नोट करिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। सवाल अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 30 नंबर क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है? 32, 40, 36, 48 से विभाज्य। तो इससे विभाज्य का मतलब इसका एलसीएम, देखो एलसीएम निकालना है कभी, तो ये 32 है जिसमें कि 2 केवल है, 32 तो पक्का रहेगा। ये 9 इसमें है, 9 चौका 36, 9 रहेगा, और इसमें आपका 5 है, 5 रहेगा। चूंकि ये अगर मान लीजिए 16, 48, 3 भी है तो 9 तो ले ही लिया हमने, यही होगा। इतना गुना करके जो आता होगा वही होगा। 32 पचे 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16 44 से 144 पर 0 होगा। ये 16, 5 दूनी 10 और 16 हो गया, ये 16 44 से 1440 इसका एलसीएम आता होगा। अब कह रहा है कि 1440 से जो कटेगा ना वही इनसे कटेगा, और इनसे कटने वाला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मुझे लगता है कि इसी का टेबल पढ़ देंगे तो हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 14 से कितना बार में लगेगा, 999 में। 4 अंकों की बड़ी संख्या 99 है ना, तो 14 चौका 56, 14 छक 84, 14 98, 14 छक 84, 6 बार में लगेगा। तो 6 से गुना करके देखिए जो आएगा वही आंसर होगा। 0, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, 6 2 8, 8640। सही जवाब इसका हो जाएगा सी, 8640, क्योंकि इतने ही बार लग ही पाएगा। इसके बाद लगाऊंगा अगर 7 बार में तो 14 98, 7 चौका 28, यानी कि 5 अंक का आ जाएगा। आप गुना करके देखिएगा 7 से तो 5 अंक का, यानी कि लग कितना बार में रहा है, 8640। तो यही आंसर हो जाएगा। ये कितने अंक का है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम से भागा देना था, इसमें इससे नजदीकी में भागा देना था। ये लगभग संख्या आ गया 8640। सवाल समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है जी। सारे सेट के सवाल होते हैं, या आपको जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जाता है उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स। क्वेश्चन नंबर आपका 31 दे रखा है। कहता है 31 की एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि बैग में कुल 225 रुपए हैं तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं बाबू। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनका अनुपात 1:2:4 है, और इनके कुल धन इतना है। तो भाई ये संख्या दे रखा है तो हम कुल धन निकाल सकते हैं। संख्या दिया हुआ है तो धन कुल कितना हो जाएगा? धन हो जाएगा 50 पैसे 2 रहेगा तो कितना, 1 रुपया। 25 पैसे 4 रहेगा तो 1 रुपया, यानी कि धनों का अनुपात 1:1 है, यानी कि 3 योग हो जाएगा तीनों का 3। तो 3 बराबर 225 हमें निकालना है
50 पैसे की संख्या, 50 पैसे की संख्या कितना है 2 है, यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या मिल जाएगा आपको 2, यानी कि काटेंगे यहां से तो मिल जाएगा 3 से 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 दूनी 150, यानी कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 150 है। ये बेसिक टाइप्स में रेशियो को बताया जाता है। जिसको रेशियो का बेसिक टाइप से भी पता होगा तो मुझे लगता है कि यह ढंग से बनता होगा। सवाल अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ सवाल अगला है और क्वेश्चन कह रहा है कि 15 छात्रों का एक समूह का गणित में औसत 87 है, फिर अन्य 25 छात्र शामिल होते हैं और कुल औसत अंक 79.5 हो जाता है। दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत 74 है और दूसरे समूह के 25वें छात्र का औसत अंक पूछ रहा है। समझ में आ रहा है बात? 15 छात्रों का औसत अंक है 87 और 25 छात्र शामिल हुए और कुल औसत हो गया 25 शामिल होंगे तो कितने, 25 शामिल होंगे तो कुल हो जाएंगे आपको 40 और 40 का औसत 79 पॉइंट कितना है 5। अब कहता है दूसरे समूह के 24 छात्र का औसत 74 है, तो 24 छात्रों का औसत दिया हुआ है 74। बोलता है कि एक जो नया वाला आया है उसका क्या है, उसका 25वां छात्र है उसका अंक क्या है। तो जरा सा सोचिए, बहुत आसान है ना, 25वां निकालना है। नॉन ओवरलैपिंग का केस है तो आप क्या करते हो, नॉन ओवरलैपिंग केस में जो टोटल का औसत है उसको लिखते हो 79.5 लिखते हो और नॉन ओवरलैपिंग है माइनस लिखते हो, बटा में जितने कॉमन हो रहे हैं उतने लिखते हो। कितना नॉन ओवरलैप हो रहा है यानी कि एक छूट रहा है उसको लिख देंगे। अब ध्यान देना है कि ये कितना बड़ा हो रहा है इससे या कम हो रहा है, या फिर ये ध्यान देना है कि इससे कितना बड़ा या कम हो रहा है। अगर आप देखो तो इससे 79.5 से बड़ा हो रहा है, 0.5 जोड़ देंगे तो 80 होगा, यानी 7.5 बड़ा हो रहा है ये। और इससे कम कितना रहा है ये कम रहा है, आपको जानते हो कितना, ये आपको कम रहा है 4.5। समझ रहे हो? अब यहां पर केयर कीजिए, क्या आप लिख सकते हैं कि सर अगर ये ऐसा है 7.5 15 लोगों में कमेगा तो 15 पच्चे 75 और 15 सते 105, यानी कि 5 7 5 12, यानी कि 112.5 कम जाएगा। 112.5 कमेगा यहां पर तो आपको माइनस में लिखना होगा, सॉरी ये बढ़ेगा तो प्लस में लिखना होगा, और कमेगा 4.5 24 लोगों में, तो 4.5 अगर 24 लोगों में कटेगा तो 24 पचे 120 यहां पर आएगा और 24 चौक 96, यानी कि 24 पचे 120 आपको 12 आएगा, 24 चौक 96 यानी कि 24 पचे 120 और 24 चौक 96, यानी कि आपको आ जाएगा 0 6 2 8 9 1, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 4.5 कितने लोगों में बढ़ा है, 4.5 बढ़ा है, कितने में, कितना यहां पर घट रहा है जरा सा देखिए। 74 है तो कितना घट रहा है, 5.5 घट रहा है। क्या यहां पर गलती हो रहा है, ये 5.5 घटेगा और 5.5 अगर 24 लोगों में घटेगा तो 24 पचे 120, और ऐसे कीजिए ना 24 गुने 2 का कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, सॉरी 24 में से 2 लेके गुना कीजिए 11 हो जाएगा, ये 12 बचल रहेगा, 12 गुने 11 132 आता होगा ये, यानी कि 132 कम जाएगा, ये 5.5 था, ठीक है। और 132 कमेगा तो पता है कितना हो जाएगा, 132 कमेगा तो माइनस में आएगा और माइनस में आएगा ये 0.5 और ये बचा हुआ है 1, 9 2 11, ये बच गया है 2 में से 1 गया 1 19 और 79.5 और बाहर में भी 19 माइनस है तो छूटेगा, ये आ जाएगा 79.5 प्लस 19.5 जो कि मिल जाएगा 99, आंसर हो जाएगा 99। तो देखो यहां पर कैलकुलेशन भले ये थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे हो क्या रहा है, क्योंकि औसत में ऐसे सवाल बहुत पूछ रहा है कि 25वां है इतना है, जो मिसिंग नंबर है वो कैसे निकलेगा, मिसिंग वाला कौन सा है कैसे निकलेगा। तो 1 अगर मिसिंग है तो 1 से भागा दीजिएगा, 2 मिसिंग है तो ये औसत निकलता है दोनों का। तमाम चीजें आपको क्लास में डिस्कस किया जा चुका है, ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग का केस बताया गया है। मुझे लगता है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन की एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है 1235, लंब वृत्तीय शंकु 1/3 पाई r स्क्वायर h दिया हुआ है 1235 और उसकी ऊंचाई 24 दिया हुआ है, यानी कि h बराबर दिया हुआ है 24।
तो समूह का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल पूछ रहा है शंकु का। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आर है और ये एच है, तो पाई आर एल होगा। समझ रहे हो बात। अब यहां पर देखिए आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो एच का लंबा, एच दिया हुआ है 24, आप अगर पाई आर स्क्वायर बराबर निकालोगे तो 1232 बटा 24 और गुने 3, तो 3 से 8 बार में कटेगा, 8 से कट जाएगा ये, 8 त्रिक 24, 8 एकम है 8 और 8 पचे 8 एकम 8 और 8 पचे 40 और 8 चौका 32, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया 154, तो आर बराबर यहां पर हो जाएगा 7। और अगर किसी शंकु का बाबू, किसी शंकु का आपको ऊंचाई 24 दे रखा हो, याद रखो ऊंचाई कितना दे रखा हो, ऊंचाई आपका 24 दे रखा हो और त्रिज्या आपको 7 दे रखा हो, तो लेटरल हाइट 25 होगा, 7 24 25। और अगर 7 24 25 है तो पाई आर एल जो आएगा लेटरल सरफेस एरिया, वो जो आएगा एरिया लेटरल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो आएगा, यहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब 22/7, आर हमारा 7 और एल हमारा 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, यानी कि 25 दूनी 22, हाँ 7 से 7, 25 दूनी 50, 50 50 क्या होगा जुटेगा तो 550। जो भी आपको आंसर आता होगा इसमें कहीं है 550, तो आप देखिएगा 550 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर कौन सा, बॉल। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो चुका है। सवाल ये देखिएगा, पहले वॉल्यूम से निकाल लेना था आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल से रेडियस निकल जाता और रेडियस से आपको निकल जाता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल निकालते हैं तो 550 आ जाता। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया है। अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपया है, उसी पर अवधि पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या। अच्छा यहां पर दे रखा है साधारण ब्याज और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे करोगे, 20% साधारण ब्याज है 2 साल का, अगर प्रिंसिपल में मान लेता हूं 100 रुपया और 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है 20% की दर से 2 वर्ष का, तो ब्याज कितना हो जाता है पता है, 20 दूनी 40, और यहां पर दे रखा है 40 बराबर कितना 250, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा बाबू, प्रिंसिपल निकलेगा 100 और 100 काटेंगे इसको 25 बार में, 25 25 है 625, यानी कि प्रिंसिपल ओरिजिनल कितना था 625 रुपया। अब ये कह रहा है कि भाई साहब आप 625 रुपया का प्रिंसिपल का वही 20% के रेट से सीआई निकालो। सीआई निकालने के लिए मैं रेट को तोड़ देता हूं, 1/5 हो जाएगा 20% का मतलब, और 2 साल में अगर समय 2 साल है तो 5 वाला 6 और 5 वाला 6 2 बार होगा, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट होने में 55 25 और 6 36 हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितना लगता होगा 11 रुपया लगता होगा। और यहां पर प्रिंसिपल कितना दिया 625, यानी कि मैं कहूंगा कि 25 है 625 के बराबर है, तो 11 कितना हमारा सीआई आ जाएगा, जो भी आता है 25 25 है 625 और 25 प्लस 25 जोड़ेंगे 11 से गुना करेंगे तो 275 आ जाएगा आपका आंसर ए। मुझे लगता है कि तमाम बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आज थोड़ा सा एक ही सेट में 2-2 क्वेश्चन ले रखा हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, और मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सब सारे सवाल बेहद आसान हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगला दे रखा है कि दिए गए आंकड़े कि माध्यिका, एक क्वेश्चन लगता है छूट रहा है क्या, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल 35 कह रहे कि 35 में कहता 3 का मतलब का क्रिया सबसे पहले, तो 24 थी 72 भागे 8 गुने 3 प्लस 2 माइनस 20, ऐसे करना है। जो जो देख सकते हो तुरंत कर सकते हो, करिए। 36 भागे 12 तो हम 3 कर देंगे, गुने आप 4 रखिए, भागे 2 रखिए तो यहां पर 2 कर देंगे, प्लस 5 रखें
और ब्रैकेट में है गुने, तो 2 कर दीजिए। इसका मान पूछ रहा है, तो 72 आपको है और भागे यहाँ पर 8 था, तो भागे 8 और गुने 3 भागे 2 माइनस, ठीक है सब। अब यहाँ पर देखिए 8वां 72 9 तिया 27, 27 माइनस 27 प्लस 2 माइनस 20, यानी कि 7 और 2 9, ऊपर में 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 6 16, 16 यानी कि 9/16 आंसर आ जाता है कौन? बॉल। मुझे लगता है कि बन गया होगा ये सवाल आपको आसानी से बन गया होगा। प्रश्न संख्या 35 के बाद देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेट होगा विषय। 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज के पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो 30 माह के बाद मृतधन कितना होगा? 30 महीना का मतलब समझ रहे हैं आप? 30 माह का मतलब हो गया आपको 12 दूनी 24, 2 वर्ष और 6 माह, है ना। और 2 वर्ष 6 माह को 2.5 वर्ष कहते हैं, 2.5 वर्ष। और आपको 200 रुपया प्रिंसिपल, 2000 रुपया प्रिंसिपल दे रखा है और सीआई लगाना है, वार्षिक सीआई है, 10% दर है, रेट आपका 10% है। अगर 10% रेट है और 2.5 वर्ष के लिए है तो अप्रोक्स निकालते हैं, 2 वर्ष के लिए 10% रेट लगाते हैं और आधा साल के लिए जो रेट लगाना है वो 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको लगाएंगे हम 20% रेट, सॉरी 5% रेट। और 10% का मतलब 1/10 होता है, जबकि 5% का मतलब 1/20, और 1/20 जानते हो कैसे लगेगा? ये 10% 2 साल के लिए, 10 से 11, 10 से 11 2 बार और 20 से 21 एक बार, यानी कि आपको यहाँ 2000 और अगर 121 और 121 गुने 21 करेंगे तो 21 21 दूनी 42, 21 का 21, यानी कि 2 5 4 1, आपको 2 5 4 1 आपका हो जाएगा प्रिंसिपल से अमाउंट। समझ में आ रहा बात? और 2000 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट 2541 होगा, जो भी 2000 प्रिंसिपल 2000 बराबर 2000 तो 2541 बराबर 2541, इसका 2541 2541 रुपया इसका मृतधन हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल, 2541 रुपया मृतधन हो गया। सवाल अगला कह रहा है कि दिए गए आंकड़े की माध्यिका क्या है? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए बढ़ते क्रम में, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी लगातार ही संख्या दे दिया है। और अगर संख्या को लगातार लिख दिए उसके बाद से आप कितनी संख्या है देखिए, 4 4 8, यानी कि बीचों बीच निकाल लें और कोई आएगा नहीं बीचों बीच, जो बीचों बीच है वही माध्यिका है। जब बीचों बीच नहीं आए तो जो ये दोनों अंतिम वाले हैं उसी को जोड़ के दूसरा भागा दे दीजिए। जो बीचों बीच आ जाता तो अच्छी बात था, नहीं आया तो यही भागा दे, 6 5 11/2 5.5 आएगा, यही इसकी माध्यिका है। माध्यिका, औसत, ये माध्य, दोनों बड़े पूछते रहता है सवाल। देखो अगला आपके सामने, ये आपका था 37 नंबर क्वेश्चन। अब 38 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 38 ये कह रहा है कि 3/4 है तो 32/9 करेंगे तो यहाँ 3 3 9 8 का 32, ये आपको 8/3 हो जाएगा। प्लस ये देखोगे तो 4 ये का है तो इसको पहले काट दीजिएगा, है ना, इसको काटिए। 3 से 9 3 27, 2 8 16, पहले काटिए, उसके बाद 3 9 से 2 8 16, ये 8 रखेंगे और इससे भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 3 9, यानी 3/2 इधर दिख रहा होगा, 3/2 दिख रहा होगा यहाँ। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर 9/4 है, 1/3 और 1/6 है तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 प्लस 1/6, यानी कि 1/3 ये हो जाएगा। और 4/9 है और ये गुना में है से, तो 3 दूनी 6 और यानी कि 2/3 गुने 1/2 और भागा है तो ये 9/4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करें, कैलकुलेट करेंगे 1/3, जो भी आता हो काट पीट के आपको ये सिंप्लीफाई करना था। 3 3 9 और 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, यानी कि आपको नीचे में आ रहा है पता है क्या, 3/4 और प्लस 1/3। सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 3 9 16, 9 25/6 बटा 3 3 9 और 4 9 4 13/12, 13/12 यानी 25/6 गुने 12/13 करेंगे तो 6 दूनी 12,
आपको कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर से देखिएगा, 3/4 9/32, तो इसको 3/4 पहले क्रिया होगा किसका, भाग का, तो गुना करेंगे तो 32/9 होगा, यानी 3 तिये 9, 4 8 32, 8/3। ठीक है, यहां पर देखिए का है, गुना है ये, तो पहले का क्रिया करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 तिया 27 और 2 8 16, 9/8 हो गया, लेकिन 4 है और 3 था, तो 3 से 3 तिये 9, 4 दूनी 8, 3/2 ऊपर में भी एकदम सही है। बात रह गई इसकी, तो आधा ये है, गुना है, ये आपको 8/3 है, तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2/3, और ये 4/9 था तो पलट के 9/4 आया है, यानी कि 3 तिये 9, 2 दूनी 4, 3/2 गुना करेंगे तो 3/4 नजर आ रहा होगा। इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए तो एलसीएम ले लिए 6, 3 दूना 6, 2 और 6 एकम 4, तो 1/3। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें झंझट नहीं है, तामझाम नहीं है। और इसको अगर जोड़ते हैं तो यहां पर मिलेगा एलसीएम 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, है कि नहीं, 16 9 25 ऊपर दिख रहा होगा। यहां पर अगर देखा जाए तो ये मिलेगा 4 तिया 12, तो 3 तिये 9 और 3 चौका 12, यानी कि 4, 9 4 13 नीचे में आ रहा है, ऊपर में 25/6 आ रहा है, और ये पलटेगा तो 12/13 आएगा, तो 6 दूना 12, 25 दूनी 50 यहाँ पर 13 इसका आ रहा है। क्या ये 50/13 ऑप्शन में है भी कहीं, क्या 50/13 नहीं है, और ये प्रश्न त्रुटि पूर्ण हो जाएगा। हमको लगता है कि इसमें कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो मुझे लगता है आप देख लेना है आपको। ठीक है, यहां पर डाउट लग रहा है कुछ, देखेंगे इसको। इसका आंसर ही गलत है, 50/13 सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगला मैं देख रहा हूं, आगे का सवाल है आपका कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। एक रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को 1 मिनट में पार करती है, जिसकी लंबाई, अच्छा, एक किसी पुल की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है, तो पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। आपको पता होगा बाबू कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है जब किसी पोल को पार करती है, लेकिन पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई तथा पुल की लंबाई को पार करती है। अपनी लंबाई मान लीजिए एल है, एल को ये पार करती है 1 मिनट में, लेकिन अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई को पुल को पार करेगी, तो ये 3L लंबाई की पुल को पार करेगी। अगर 3L को पार करेगी तो 3 मिनट लग जाएंगे इसको, और 3 मिनट का मतलब जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है, अपनी दोगुनी लंबाई को रेलगाड़ी को पार करेगी तो 3L पार करना होगा। 3L जब पार करने में तिगुना समय लग जाएगा, यानी 3 मिनट लगेगा। 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड। 180 सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल 39 का, मैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% और 20% के द्रव्य कमी छूट देने पर 1080 हो जाता है। देखो, किसी वस्तु को 10% और 20% की छूट दोगे तो 10 वाला 9 में बिकेगा पहले। अगर ये पहले एमपी रहा होगा तो एसपी पहला 10 वाला 9 में बिकेगा, फिर 5 वाला 4 में बिकेगा। 20% का मतलब 5/4 होता है, 1/5 होता है। 1/5 कमने का मतलब 5/4। 10% का मतलब 1/10 कमना होता है। 10 कमने का मतलब 10 से 9, यानी कि शुरुआती दाम 50 रुपया रहा होगा तो 9 का 36 रुपया हो जाएगा। या कट रहा है तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 25 रुपया शुरुआती मूल्य रहा होगा, तो 9 दूनी 18 ही दाम रहा होगा। और 18 दाम है सो कितना है, अरे 25 का सामान 18 में बिका है 2 छूट के बाद, और 18 जो दाम है सो कितना दाम है पता है, 1080 रुपया दाम है। 18 दाम है सो, तो भाई इसका ओरिजिनल दाम जो है होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य 25 होगा। 18 छक्का टोटल से, यानी 60 बार में 25 छक्का 150, यानी कि 1500 रुपया इसका क्या रहा होगा भाई साहब, इसका 1500 रुपया अंकित मूल्य रहा होगा। मुझे लगता है कि बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका दे रखा है 41 नंबर क्वेश्चन। मैं 41 नंबर क्वेश्चन को और एकदम चमचमाते हुए स्क्रीन पर लाता हूं। देखो, ये आपका है ABC किसी कार्य को अकेले करके 12, 24, 36 दिन में पूरा करते हैं।
ए बी सी किसी काम को करके 12 दिन और 24 दिन और 36 दिन में करते हैं, वे सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा पता है आपको? 72, यानी 12 तिया 36, 12 छक 72 और 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, यानी कि इनकी क्षमता का अनुपात 6:3 में है। 12, 24, 36 में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 3850 रुपया प्राप्त करते हैं। बी और सी के हिस्से की राशियों का अंतर कितना होगा? बी और सी के हिस्से का अंतर है, देखो बाबू, जब अगर आप शुरू से अंतिम तक साथ में काम करते हैं तो जो क्षमता है उसी में पैसा बढ़ता है, यानी 6, 3, 9, 2, 11 के हिसाब से पैसा बढ़ेगा। 11 रुपया में बी और सी का अंतर कितना है? 1, लेकिन कुल धनराशि 11 नहीं है। कुल अगर 11 रुपया आता तो उसमें बी को 3 मिलता, सी को 2 मिलता, क्योंकि क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है। 72 के अनुसार तब बटेगा जब काम अलग अलग लोग कर रहे होंगे, क्षमता के अनुसार पैसा बटेगा यदि ऐसा होगा तो। क्लियर है मामला? तो 11 बराबर कितना? 3850। तो क्या निकालना है? बी और सी के हिस्से का अंतर कितना है? 1 है। बी और सी के हिस्से का अंतर 1, बी और सी का अंतर, तो यहां पर निकल जाएगा 11 से 11 तिया 33, 11 पचे 55, यानी कि आपको ये 350 रुपया का क्या होगा? अंतर होगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। टाइम एंड वर्क का ये साधारण सा सवाल आपको समझ में आया होगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा। मुझे लगता है कि 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। अगला सवाल 42, ठीक है। किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, बहुत आसान है, ये बनना चाहिए था। किसी वस्तु को कितना पर बेचा गया भाई? किसी वस्तु को बेच दिया गया 22.5% लाभ पर, 22.5% का लाभ पर, 22.5% 22.5 के लाभ पर, इतना का मतलब जानते हैं क्या है? 225/1000, क्योंकि एक तो दशमलव के बदले और एक प्रतिशत के बदले 00, यानी कि ये हो जाएगा 30। तो 25 नामा 225 होता है और 25 चौका 100, यानी कि 9/40 इसका मतलब होता है। पता है आपको? अगर 9/40 है तो यानी कि सीपी 40 रुपया रहा होगा तो 9 रुपया लाभ में बिका होगा, यानी कि एसपी उसका 49 रुपया हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं बात? यानी सीपी 40 तो एसपी कितना इसका? 49, यानी कि सही जवाब आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। 42 का आंसर सी है। 43 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम। आइए 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं और ये सवाल बिल्कुल समाप्ति की तरफ। 43 क्वेश्चन नंबर चमचमाते हुए स्क्रीन पे। अगला सवाल आपके सामने। माता पिता की औसत आयु 28 है, यानी कि दोनों के योग 56। अब माता पिता तथा एक बच्चा भी है, उसका आयु 20, तो 20 × 60, यानी कि दोनों का योग 56। ए भाई, मदर और फादर का योग कितना? 56, लेकिन मदर फादर तथा बच्चा 60 का। तो भाई बताओ बचवा कितना का? तो बचवा 4 का, 4 वर्ष का। आंसर कौन सा? 43 का ए। 44 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। आइए बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको देता है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। आय का अनुपात दे रखा है 3:4, आय का अनुपात दे रखा है 3:4 और व्यय का अनुपात दे रखा है आपका 2:3। तो भाई बचत का अनुपात, दोनों देखो बराबर बराबर बचत कर रहा है। यहां पर बराबर बचत कितना है? 4000। यहां पर प्रत्येक बचाता कितना है? 1-1, यानी कि 1 बराबर कितना लिख सकते हैं? 4000 रुपया। तो बी की आय के लिए ए और बी का था, बी का आय यहाँ पर 4, तो 4 चौका 16,000 रुपया आपको बी का आय रहा होगा। ये सब आसानी से बन रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये प्रश्न था 44 प्रश्न संख्या आपको समझ में आया होगा। सब लोग ये पैकेज में हूबहू देखे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 45 क्वेश्चन नंबर। 40 लीटर, अगर 40 लीटर खाद तेल में 10% मिलावट है, याद रखें मिलावट है, इस 40 लीटर में खाद तेल यानी कि खादी तेल ओरिजिनल चीज को फिर से मिला दिया गया, तो भाई खाद तेल में मिला रहे हैं खाद तेल, तो ये आपको मिलावट 5% हो गया। यानी कि क्या मिलाया जा रहा है? खाद तेल। तो मिलावट को बैलेंस करेंगे। 40 लीटर में पहले था मिलावट 10%, अब खाद तेल मिला दिया गया X, तो अब हो गया उसमें मिलावट, यानी कि शुद्धता घटकर 5%, मिलावट 5% रह गया। हम मिलावट बैलेंस करेंगे, क्यों? क्योंकि ओरिजिनल खाद तेल मिलाया जा रहा है, तो मिलावट
बैलेंस करेंगे, काटिए पीटिएगा आंसर। 10 से कट जाएगा, ये 5 दो बार में कट जाएगा, 40 दूनी 80 बराबर 40 प्लस x, यानी कि x बराबर आपको 40 हो जाएगा। मुझे लगता है कि सही जवाब आपका डी होगा। 46 एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति मिनट है। कोई धावक 9.6 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करता है। करने की तुलना में कार की गति धीमी से चलता है। तो सोचिए जरा सा, कार की गति 600 मीटर प्रति मिनट है, जरा सा सोचिए इसको कैसे बदल सकते हैं। एक धावक 9.6 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है जी, तो चाल यहां निकाल सकते हैं धावक का। तो कहता है कि दूरी तय करता है, यानी कि धावक की तुलना में कार कितनी धीमी गति है, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो यहां पर तो मीटर प्रति सेकंड, धावक का चाल देखो मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 46 का, धावक का चाल, धावक का चाल क्या हो जाएगा, 100 मीटर चलता है कितना सेकंड में, 9.6 सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड कितना आ गया भाई, ये 100/96 गुने 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 25 चौक का 100 और 24 चौक 96। समझ में आ रहा है बात, 25 चौक का 100, 24 चौक 96 और यहां पर 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 25 25 125, 125/12, 24 चौक 96, ठीक है। और 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 25/12 मीटर प्रति सेकंड और 600 मीटर प्रति मिनट है उसका कार का। तो कार का चाल कैसे निकालेंगे, मीटर में मीटर प्रति मिनट दल है, तो कार का चाल हम निकाल लेंगे, जानते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। कैसे निकालेंगे आप, 600 मीटर प्रति मिनट, मिनट एक मिनट को बदलेंगे हम सेकंड में, यानी कि मिनट को बदलेंगे सेकंड में, तो आपको 600 मीटर प्रति मिनट, 60 मिनट में 600 मीटर, 60 मिनट में 600 मीटर, सॉरी 60 सेकंड में 600 मीटर, तो 1 सेकंड में 10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका। और 10 में से घटाइएगा 125 में से धावक का चाल, कार का चाल, कहता है कि 96 सेकंड, 9.6 को ले गए हैं 10, तो 24 से 96 12, यानी कि 5/12 कहीं है क्या ऑप्शन में, 5/12 है क्या कहीं, डी आंसर है 5/12। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसे कह रहा हूं। धावक चल रहा है 125/12 के चाल से और कार चल रहा है 10 के चाल से, अंतर निकालेंगे तो 125 माइनस 120 बटा आपको 12, यानी कि 5/12 जवाब है आपका कौन सा, टी। अंतर जो हो जाएगा 5/12, यानी 46 क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं देख रहा हूं अगला सवाल, और अगला सवाल क्या है 47। मैं मतलब धावक का चाल निकालनी है मीटर प्रति सेकंड में, कार का चाल मीटर प्रति सेकंड में, आप घटा दिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं। सवाल आपका है, अगला सवाल आपको क्वेश्चन नंबर देखिएगा कौन सा, 47 देखिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु को 180 में बेचा गया और दूसरे वस्तु दो को, यानी दूसरे नंबर के वस्तु को 240 में बेचा गया। एक पर 20% लाभ है और दूसरे पर 20% हानि है, तो वस्तु के लागत मूल्यों का योग कितना, लो ये 20% लाभ है पहलका पर, तो 120 है, सो भाई कौन सा है 180, तो क्रय मूल्य 100 होगा, पहला का वस्तु का क्रय मूल्य, और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहां पर हानि हुआ 20%, 80 है, सो कितना है, अच्छा पहला वस्तु को 180 में, दूसरे को बेचा है 240 में, तो 80 है, सो 240, क्रय मूल्य निकालना है 100, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ के आ जाता है 100, निकाल दीजिए, है ना। तो 20 6 का 6 दूनी 12 और 6 तेरे 18, तो यहाँ 150 रुपया आ जाता होगा, 150 रुपया, और ये जो आएगा 8 3 की 24, 3 बार में, तो 300 रुपया, तो 150 रुपया और 300 रुपया, 450 रुपया आपका मिल गया ए, लागत मूल्यों का योग 450 रुपया। समझ में आ रहा है बात। कहता है दूसरा, ए बी से 20%, ये था आपका 47, 48 देखिएगा, ए बी से 20% अधिक है, ए इज 25% मोर देन बी, मतलब कि 20% सॉरी
20% का मतलब जानते हैं 1/5, यानी कि 5 से 1 अधिक है तो 5 है तो ये 6 है बाबू। और बी सी से 25% अधिक है, बी इज 25% मोर देन सी। 25% का मतलब 1/4 अधिक, यानी कि 4 है तो ये कितना 5। तो भाई इसको बैलेंस करोगे तो ए बी सी तो दिख जाएगा, 6:5:4। अब कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत कम है, सी ए से कितना परसेंट कम है, सी है सो ए से कितना कम है। कितना कम है पहले देखिए तो 2 कम है, अब कितना परसेंट कम है तो 2/6 कितना परसेंट है, कमी प्रतिशत निकल जाएगा यहां से। और कमी प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 1/3 यानी 33.1/3% कमी यहां दिखेगा, 3.33%। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट हुआ होगा। ये तमाम सवाल बेसिक क्वेश्चन है प्रतिशत का बाबू। अगर आप लोग सब लोग ईमानदारी से पढ़ते होंगे तो सवाल मिला जुला के देता है, 1-2 सवाल टफ देता है, उसके बाद से क्वेश्चन आसान देते हैं। अगर सभी क्वेश्चन टफ दिया तो सोने में सुहागा, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं बना पाएंगे। अगर आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस है तो मुझे लगता है कि आप खतरनाक कर जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जिनको ये समझ में आ गया है वही नोट कर लेंगे, और या फिर नहीं समझ में क्वेश्चनों को जो दिक्कत करता है उसको, हालांकि आज के सेट में सवाल वैसे थे नहीं कि जो दिक्कत करे आपको, लेकिन फिर भी जो डाउट लगता है आप लिखना सीखिए। क्वेश्चनों का एक बनाइए कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और इस तरह के मुझे देखने हैं। अंतिम 2 सवाल आपके सामने है। किसी वस्तु को की कीमत 10,000 रुपया थी, इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद 7866 में बेचा गया। देखो भाई साहब, अगर 3 छूट रहेगा, पहला छूट, दूसरा छूट और तीसरा छूट, और छूट के बाद अगर वस्तु का दाम 10,000 से आपका हो जा रहा है 7866 रुपया, इसका मतलब कि पहला छूट 10% यानी कि 10 से 9 हुआ होगा, दूसरा छूट 8%। देखो 10% का मतलब 1/10 और छूट का मतलब 10 से 9। 8% का मतलब कि 8/100 यानी कि 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25/2 यानी कि दूसरा छूट जो हो जाएगा सो 25 से 23 हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब 2/25 छूट यानी कि 25 से 23 हुआ होगा, और तीसरा छूट निकालना है जो कि मुझे ज्ञात नहीं है। अगर तीसरा छूट निकालना है मुझे ज्ञात नहीं है, अगर ये निकालना होगा तो पता है क्या करेंगे, ये दोनों का तीनों का गुणनफल होगा, ये वाला, ये तीनों का गुणनफल ये वाला हो रहा होगा, ये तीनों का गुणनफल रहा होगा, 1 2 तीनों का गुणनफल। अगर ये निकालना है ना तीसर का छूट, तो हमको तीसर का के लिए लिखना होगा 10,000 बटा 25 गुने 10, और ये निकालना होगा तो लिखना होगा 7866 बटा 9 गुने 23। 23 काट दीजिए 23 से, या पहले 9 से काटिए, 9 8 72 बच गया 6, और 9 6 54 9 7 63 9 चौका 36, 23 से कटेगा, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौक 23 तिया 69, 6 9 अगर होगा तो 9 8 17 184, तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 38 बार में ये कट जाएगा। समझ पा रहे हो बात। और यहाँ 1 से 1 25 चौका 100 40 बार में कटेगा, यानी 40 वाला 38 हो जा रहा है भाई, 40 वाला 38 हो रहा है कि कितना छूट हो रहा है, 2 छूट कितना में 40 में 2 छूट, तो छूट परसेंट तीसर का जो छूट है सो कितना है, थर्ड डिस्काउंट जो है सो कितना है भाई साहब। तो 1 0 से 1 0 काटिए, और 4 5, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 25 चौका 100 काट दीजिए, या 2 से 20 बार में काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4 2 5 10, यानी कि आ जाएगा 5%। आंसर है कहीं क्या 5%? 5% पहल का है, यानी तीसरा छूट आपको 5% होगा। ये तरीका आपको समझना चाहिए, मुझे लगता है कि ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक अंतिम सवाल दे रखा है, कहता है 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल कर लिया जाए। 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि 4 संख्याओं का औसत कितना है 9, अगर एक 14 को शामिल कर लिया जाए तो पता है सबसे पहले तो 9 औसत मेंटेन करेगा, और जितना ज्यादा लेके आ रहा है 5, वो 5 लोगों में बटेगा, यानी कि नए का औसत जो होगा, नया एवरेज जो होगा वो आपको 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, 9 और 1 10 होगा। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हुई होंगी, और आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा है बात। और आज भर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।